गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज जो है हम 11th क्लास बात करेंगे भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ये काफ़ी जो है थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, तो इसलिए इसके लिए ज़्यादातर जो है डीपीएसपी शब्द यूज़ किया जाता है। देखो जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसका सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो वर्णन कहाँ पर दिया गया है। तो इसका वर्णन जो है हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 to 51 तक दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे राष्ट्रों से ली हैं, तो उनमें से जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। भाग 4 आर्टिकल 36 to 51 एंड फ्रॉम आयरलैंड वी टेक अवर डीपीएसपीज। ठीक है, ये हमने जो है कहाँ से लिए हैं, डीपीएसपी हमारे कहाँ से लिए हैं, ये लिया हमने आयरलैंड कंट्री से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य है देश के अंदर जो है सामाजिक परिवर्तन तथा क्रांति की भावना को और ज़्यादा जो है उसको साकार करना। कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सिचुएशंस अलग थी, हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा निरक्षरता थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा निर्धन थे, बहुत मतलब निर्धनता फैली हुई थी, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो उन सब चीज़ों से क्या करना है, हमको अपने देश को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि देश के अंदर साक्षरता, कुरीतियाँ निरक्षरता, कुरीतियाँ, निर्धरता, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्पेशली संविधान में जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो नीति निर्देशक, जैसे कि आपको पता ही लग रहा है नाम से कि ये एक तरीके से के निदेशक हैं, ये एक तरीके के जो हैं इस तरीके की ये पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में बताया गया है, जिनके पीछे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी ताकत काम नहीं करती है। अगर हम ये कहते हैं कि हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किसको प्रदान किए गए हैं, तो वो बेसिकली संविधान के द्वारा विभिन्न राज्यों को प्रदान किए गए हैं। एक तरीके से जो है संविधान इस बात को डिफाइन करता है कि किस तरीके से जो है काम करना है हमें देश को आगे लाने के लिए, चाहे उसमें आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसके लिए एक तरीके से ये जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राज्य कैसे काम करेगा। इसके बाद हम इसके अर्थ की बात करें तो इसके अर्थ में बेटा बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। एम वी पायली की है, राजेंद्र प्रसाद जी की है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी जो भी आपको इजीली याद हो रही हो वो एक डेफिनेशन याद कर लेना। वैसे तो जो है राजेंद्र प्रसाद जी की याद कर लेना वो सही है, आसान भी है और मतलब आ भी जाती है। अंबेडकर जी की याद कर लेना, ये भी ठीक है। इसके बाद इसके अर्थ का देखो, यहाँ से इसका अर्थ याद करेंगे कि इन सिद्धांतों में उद्देश्यों और पवित्र इच्छाओं का वर्णन किया गया है। इन सिद्धांतों में उद्देश्यों और पवित्र इच्छाओं का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संविधान निर्माता देश के शासन को चलाना चाहते थे। ये सिद्धांत तथा तत्व शासन को यह आदेश देते हैं कि देश का प्रशासन कैसा होना चाहिए। देश का प्रशासन जो है वो लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु बेसिकली जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अगर इसका एक मात्र मोटिव पूछा जाए तो इसका एक मात्र मोटिव है कि लोगों का सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सबसे बड़ा उद्देश्य इसका है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की है। प्रकृति यानी कि ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका कैसा जो है नेचर है। जैसे सबसे पहला आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आप सब बच्चों को पता है कि ये कहाँ से प्रेरित है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि राज्य की शासन व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत हैं। ये आर्टिकल 37 जो है वो स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि यद्यपि ये सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं का मतलब क्या है बेटा, कि इनको अगर कोई राज्य नहीं मानता है या इनका हनन होता है तो ऐसी स्थिति में जो है किसी न्यायालय में जाकर के इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
ये केवल लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने हेतु संविधान में वर्णित किए गए हैं, जिनके आधार पर जो है राज्य को कानून बनाने चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए, परंतु ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है। समाजवादी व्यवस्था का आधार बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम के जो सोशलिस्ट सिस्टम यानी कि लोक कल्याणकारी, जहाँ पर हम बात करते हैं कि समाज के अंदर आर्थिक विषमता और असमानता दूर होनी चाहिए। आर्थिक विषमता का अर्थ क्या होता है कि समाज के अंदर जो है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। इवन देन मैं तो आपको ये कहूँगी कि लोक कल्याणकारी राज्य या फिर समाजवादी जो मॉडल है वो इस बात की बात करता है कि जो आर्थिक विषमता है यानी कि अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अमीर होना या बहुत ज़्यादा गरीब होना, दोनों ही जो है गलत होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगला देखो इसके बाद फोर्थ, भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशल बैकग्राउंड। चाहे देखो हमने आयरलैंड से इन्हें लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों के संविधान से ली हैं। ठीक है। आप सब बच्चे जानते हैं हमने करीबन 62 देशों के संविधानों से कुछ कुछ लिया है, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि वो हमने ऐसे ही ले रखे हैं। हमने वहाँ पर क्या देखा है कि सबसे ज़रूरी क्या होनी चाहिए, वो हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन सोशल बैकग्राउंड होने चाहिए, जो हमारे भारतीय संविधान, जो हमारे भारतीय जो समाज है उसके अनुरूप अगर वो हैं तभी वो हमारे संविधान के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें। ठीक है। इसके में देखो राजनीति के निर्देशक तत्व भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुरूप हैं, जैसे इनमें बहुधर्मी समाज होने के नाते समान नागरिक आचार संहिता, गरीबी के दृष्टिकोण से मुफ्त कानूनी सहायता, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए बात की गई है, मुफ्त शिक्षा का प्रबंध इत्यादि किया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद व्यापक क्षेत्र है। अगर हम जब इसकी बात करेंगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी कि राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के चार अलग अलग क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है और उन 4 भागों के अंदर अलग अलग चीज़ों को यानी कि सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो है बहुत वाइड स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सभी चीज़ों को लेने की कोशिश की गई है, चाहे वो जंगली जीवों का हो, पर्यावरण का हो, पंचायत से रिलेटेड हो, ठीक है, रक्षा से संबंधित हो, किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ जो है वो छूटने ना पाए ऐसी कोशिश की गई है। उसके बाद सकारात्मक प्रवृत्ति यानी कि पॉजिटिव नेचर के हैं ये, कि इसमें ये कोशिश की गई है बेटे कि समाज के जो बिल्कुल जो समाज का जो हम कहते हैं ना बिल्कुल ही कमज़ोर वर्ग है उसका भी अधिकतम कल्याण हो सके, उसको भी जो है ऊपर उठाया जा सके, इस तरीके का प्रयास इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से किया गया है। मौलिक अधिकारों के पूरक हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं उनके पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या है कि उनको जो है मौलिक अधिकारों को भी लागू करवाने में नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर मान लीजिए राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर कानून बनाता है तो ऑटोमेटिकली नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए न्यायपालिका ने बार बार अनेक निर्णयों में कहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऑटोमेटिकली जो है राज्य में लागू करने से नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने से मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद आदर्शात्मक है, आइडियलिस्टिक है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है जब हम आपको पढ़ाएंगे कि इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो वर्गीकरण इसका किया गया है, जो डिफरेंट इसके स्कोप हैं, वहाँ पर क्या क्या है, जो वहाँ पर जो है आदर्शों की बात बहुत ज़्यादा की गई है। वहाँ पे यथार्थवादी जो मतलब भाई जिस समय देखो देश आज़ाद हुआ था बेटा, अगर उस जो है कंडीशंस को हम याद करते हैं, उन परिस्थितियों को हम याद करते हैं, तो उस समय जो है वो सब चीज़ें लागू करनी बहुत ही आदर्श जो थी, एक तरीके से आइडियल थी क्योंकि कैसे उसको जो है लागू किया जाएगा। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके अभी वर्तमान समय में जो है उन सब चीज़ों को अप्लाई करने की जो है कोशिश पूरी की जा रही है। ठीक है। 9th है इसका लोक कल्याणकारी राज्य के आधार, बेसिस ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये लोक कल्याणकारी राज्य, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि डीपीएसपी का मोटिव ही ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जाए, जहाँ पर जो है सामाजिक व्यवस्था एक स्थापित की जाए जिसमें आर्थिक विषमता कम से कम हो, असमानता कम से कम हो, लोगों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है थ्रू दी डीपीएसपीज।
इसके बाद है धारा 39 का भी संबंध जो है उन नीतियों से ही है जो लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। धारा 38 कहो या 39 कहो, दोनों ही कहाँ से रिलेटेड हैं, ये हमारे डीपीएसपी के अंदर ही हैं। वाद योग्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसको सर्कल भी लगाया है। वाद योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इनके खिलाफ हम जो है किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय द्वारा सरकार को इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई जो है निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाद योग्य न होने के कारण यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि नागरिक जो है इन सिद्धांतों के आधार पर किसी कानून तथा शासकीय कार्य को चुनौती नहीं दे सकते हैं और न्यायालय इन सिद्धांतों के आधार पर निर्णय नहीं दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मेन मोटिव तो देखो, मेन बात तो यही है बेटे कि न्यायालय में जाकर के जैसे हम मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में जाकर के डिमांड कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा, ये सिद्धांत किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। ये जैसे किसी विशेष विचारधारा का मतलब क्या है कि किसी बहुत सारे विचारक हैं या फिर हम जो है और जैसे समाजवादी जो है मॉडल्स पढ़ते हैं, समाजवादी है, पूंजीवादी है, ठीक है, बहुत अलग अलग मॉडल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन ये किसी एक विशेष विचार से संबंधित इसका कोई अर्थ नहीं है। ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल हैं यहाँ पर जो है समय और परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि देखो ये किसी प्रकार से रिजिड नहीं है, ये कठोर नहीं है कि भाई इनको लागू करना ज़रूरी है। तो इसलिए जैसी भी जिस भी राज्य के अंदर स्थिति होती है तो उस राज्य के अंदर जो है उसके हिसाब से इन सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। राज्य की ये निश्चित रूप से जो है ना, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के प्रयास करते हैं और इन्हें विचारधाराओं के बंधन से मुक्त रखा गया है कि कल्याण का राज्य का अधिकतम कल्याण होना चाहिए। उसके लिए कोई जो है ये नहीं है कि भाई कोई विशेष जो है कोई विशेष प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा। इसके पीछे आप कहते हैं कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के पीछे शक्ति किसकी है, कि इसके पीछे क्या शक्ति काम करती है। इसके पीछे तो देखो वैसे तो जो है पहली लाइन देखो, जैसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका के पास नहीं जाया जा सकता। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होती है। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि कानूनी शक्ति इनके पीछे नहीं होती है। इनके पीछे कानूनी की शक्ति नहीं है, तथापि नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कानून से बढ़कर के भी किसकी शक्ति है? जनमत की शक्ति है कि जनता चाहती है कि इन जो भी ये दिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके आधार पर ही जो है कार्य करे सरकार। तो जनता चाहती है ये, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? जनता ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो लोकतंत्र में जनमत से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है, इसलिए जनमत की शक्ति उस शक्ति से लाख गुना अधिक होती है जो शक्ति कानून के पीछे होती है। क्योंकि ये सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, इसलिए जनता इन सिद्धांतों को लागू करने के पक्ष में रहती है। और कोई भी सरकार जो है जनता की इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोकतंत्र में जो है सारी चाबी किसके पास है? सारी जो है सरकारों को हिलाने की ताकत किसके पास है? जनता के पास है। यदि करेगी, कौन करेगी? यदि जो है सरकार जनता की इच्छाओं की अवहेलना करेगी तो वह लोगों का विश्वास खो बैठेगी और आम चुनाव में उसकी पार्टी नहीं जीत पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके पीछे बेसिकली किसकी शक्ति काम करती है? जनमत की शक्ति काम करती है, जनता की शक्ति काम करती है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु जो है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन्हें जो है कोई भी राज्य जब भी अपने राज्य के अंदर कार्य करता है कोई भी सरकार, तो इन सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो ये टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट होता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या जो है कहाँ पर इनको दिया गया है भारतीय संविधान में, और किस तरीके की इनकी प्रकृति है, कैसे मतलब ये नेचर है इनका। ठीक है, देखो जितने भी ये 11 दे रखे हैं, इन 11 में से जो है ये एक तो 10th वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1st 10th 2nd और जो है बेसिकली आपको 4-5 तो आपको पता होने चाहिए मेरे हिसाब से। 6 तो आपको पता होने ही चाहिए। अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। देखो ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे तो आप कम से कम लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कम से कम ही याद करोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिखोगे? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही याद करें, और इससे फिर जो है टॉपिक की भी क्लियरेंस रहती है कि भाई हमारे को टॉपिक अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा ज़्यादा ही याद कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा ज़्यादा याद कर लोगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।